हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू अ फर्म। अगर कोई नया पार्टनर जो है वो फर्म में इंटू हो रहा है, नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग सही होगा, ये पूछा गया है। तो अ न्यू पार्टनर कैन ज्वाइन विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो ये राइट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अ न्यू पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स लाइबल फॉर पास्ट एक्ट्स ऑफ द फर्म, नहीं, जिस दिन से वो पार्टनर बनता है उस दिन से वो तब से जो भी एक्ट होता है उसके लिए लाइबल होता है, अगर जब तक कि कॉन्ट्रेरी कुछ अगर कोई डीड वीड में लिखा नहीं गया अपोजिट। ठीक है। अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि बिना किसी मतलब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के बिना वो एडमिट नहीं हो सकता। और अ न्यू पार्टनर इज लाइबल ओनली इफ द फर्म डिसॉल्व्स इमीडिएटली आफ्टर हिज एंट्री, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो सी सेक्शन 31 बोलता है कि स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, जब तक कि कुछ दूसरा कुछ ऐसा डिसाइड ना किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन विच सेक्शन डील्स विद द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है सेक्शन 32 में डील करता है। तो प्रोवाइडेड दैट अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट और बाय गिविंग नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। अगर जहाँ एग्रीमेंट के तहत आपका हुआ है तो फिर सभी की कंसेंट लगेगी पार्टनर्स की, तभी वो रिटायरमेंट ले सकता है। या फिर पार्टनरशिप एट विल है, इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप की जब तक काम करना है तब तक, अगर उस केस में है तो वहां पे उसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सपेल्ड पार्टनर इज ट्रीटेड अंडर द सेम प्रोविजन एज विच टाइप ऑफ पार्टनर, मतलब जो पार्टनर एक्सपेल बाहर जा रहा है ना, जो निष्कासित किया जा रहा है, ऐसा पार्टनर किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो ये रिटायर्ड पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो सेक्शन 33 सब सेक्शन 2 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है व्हेन डज एन इंसॉल्वेंट पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर, तो इसमें बोला गया तो व्हेन द कोर्ट इशू एन एडजुडिकेशन ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस दिन से वो मतलब बाहर हो जाएगा, रिटायर्ड पार्टनर माना जाएगा, सेक्शन 34 मेंशन करता है। अंडर विच सेक्शन इज लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ अ डिसीज पार्टनर डिटरमाइंड, तो मतलब अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो डिसीज पार्टनर हुआ, तो यहाँ पर अब उसकी प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी कौन सा सेक्शन ये मेंशन करता है, तो सेक्शन 35 बोलता है स्टेट दैट the state of a deceased partner is not liable for any acts of the firm after the partner's death unless agreed otherwise. Next, which section allows an outgoing partner to engage in a competing business? ठीक है, तो सेक्शन 36 इसके बारे में मेंशन करता है। तो जो मतलब सेक्शन 36 बोलता है अलाउज एन आउटगोइंग पार्टनर टू स्टार्ट अ competing business but restrict them from using the firm's name or soliciting its customer, मतलब वो यहाँ पे जो वो भले ही बिजनेस ऐसा इसके कंपटीशन में खोल सकता है जो जा रहा है आउटगोइंग पार्टनर, लेकिन फर्म का नाम यूज करने से मना किया जाएगा, और जो उसके पुराने कस्टमर्स है ना, जो उस फर्म के जिसको उसने छोड़ा है, तो उसके साथ सॉलिसिट नहीं करेगा वो। नेक्स्ट है हाउ कैन अ फर्म बी डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट, तो जो फर्म है वो एग्रीमेंट के थ्रू कैसे डिसॉल्व, कैसे वो उसको भंग किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सेक्शन 40 इसके बारे में बोलता है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, स्टेट दैट अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और एज पर एन एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट के तहत जो बोला गया है उस हिसाब से वो डिसॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, तो इसमें जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात की गई है कि कौन सा आधार नहीं है कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए, तो डेथ ऑफ वन पार्टनर, तो एक पार्टनर भरा तो बाकी जो बच्चे पार्टनर है फर्म अपना काम कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, या फिर इसका लीगल हायर आ सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर एक रीजन है कि पूरा खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप। बिजनेस बिकम इलीगल, इलीगल बिजनेस हो गया तो फिर यहाँ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है। एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट, अगर उनको उनके खिलाफ इंसॉल्वेंट का एडजुडिकेशन आ गया, निर्णय आ गया है, तो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ एक पार्टनर की डेथ से जो फर्म है वो खत्म नहीं होगी। तो सेक्शन 41 इसके बारे में मेंशन करता है कि a firm is compulsory dissolved if all partners become insolvent or the business become unlawful. नेक्स्ट है हाउ कैन अ पार्टनरशिप एट विल बी डिसॉल्व्ड, जो इच्छा अनुसार जो साझेदारी है वो कैसे डिसॉल्व होगी, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे बाय नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में नोटिस देना होगा और खत्म किया जा सकता है। तो सेक्शन 43 इसके बारे में बोलता है कि स्टेट दैट अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर, मतलब यहाँ ऑल पार्टनर नहीं है, एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट डिसोल्यूशन नहीं कर सकती है, इनमें से कौन सा ग्राउंड है, किस ग्राउंड के आधार पे। तो मेंटल इनकेपेसिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर कर सकती है। persistent breach of agreement, the firm is incurring losses, तो इसके बेसिस पर डिसोल्यूशन कोर्ट कर सकती है। लेकिन अब पार्टनर वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अगर कोई पार्टनर नया बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके आधार पर कोर्ट उसको डिसॉल्व नहीं कर सकती है। तो सेक्शन 44 मेंशन करता है कि प्रोवाइड्स वेरियस ग्राउंड्स ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन, जिसमें आएगा अनसाउंड माइंड, पार्टनर अनसाउंड माइंड होगा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एंड कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, अगर लॉस कंटिन्यू हो रहा है तो इन आधार पर कोर्ट बोल सकती है कि डिसॉल्व करो इसको। ठीक है। बाकी कि वो नया बिजनेस करना चाह रहा है पार्टनर तो इसके आधार पर डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स, तो सेक्शन 39 पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन मतलब क्या, फर्म का डिसोल्यूशन मतलब क्या होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो सभी पार्टनर्स के बीच के डिसोल्यूशन माना जाता है। ठीक है। तो सेक्शन 39 में इसमें बोला गया कि फर्म के सभी भागीदारों के बीच साझेदारी का विघटन माना जाता है। सेक्शन 39 डिफाइंस द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एज द कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इट मीन्स द फर्म सीज टू एग्जिस्ट एज अ लीगल एंटिटी। ठीक है। तो उसकी लीगल एंटिटी के रूप में वो खत्म हो जाती है, मतलब सारे पार्टनर्स के बीच की जो पार्टनरशिप है वो खत्म, टर्मिनेट हो गई। अंडर सेक्शन 40 हाउ कैन अ फर्म बी डिसॉल्व्ड, सेक्शन 40 में बोला कि फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, सेक्शन 40 के बारे में मेंशन किया है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और एज पर द एग्रीमेंट। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन इज अ फर्म डिसॉल्व कंपल्सरी, किस सेक्शन में कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है फर्म। तो ये 40 सेक्शन 41 के अंतर्गत कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। स्टेट दैट अ फर्म मस्ट बी कंपल्सरली डिसॉल्व इफ ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो ये पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी के बारे में कह रहे हैं कि बिजनेस या तो बिजनेस इलीगल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गए सभी पार्टनर्स, तो यहाँ पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा सेक्शन 41 के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41 है ना। तो यहाँ पे जो सेक्शन 41 किसके बारे में मेंशन करता है कि बिजनेस इलीगल हो गया है और जो पार्टनर्स है वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो इस आधार पर वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या आएगा कि सभी पार्टनर्स डिसॉल्व हो गए, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए। फिर बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो ये भी कंपलसरी डिसोल्यूशन में आ जाएगा। अब पार्टनर वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो ये डिसोल्यूशन कंपलसरी डिसोल्यूशन का नहीं है। वन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज बिकम इलीगल, तो ये भी कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप एट विल गिव्स नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, तो नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन दे दिया अगर पार्टनर ने, किसी भी पार्टनर ने दे दिया है तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी जिस दिन से नोटिस में मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो द फर्म डिसॉल्व्स ऑन द डेट मेंशन इन द नोटिस, नोटिस में जो मेंशन किया है उस दिन से वो डिसॉल्व मान ली जाएगी।
सेक्शन 43 में बोला है अ फर्म अंडर अ पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स रिटन नोटिस एंड द डिसॉल्यूशन टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस. Next, under which section of the Indian Partnership Act can a court dissolve a firm on the ground of partner becoming unsound mind? अनसाउंड माइंड के आधार पर डिसॉल्यूशन किया जा रहा है तो किस सेक्शन में बोला गया है? तो सेक्शन 44 सब क्लॉज ए के तहत बोला गया है अनसाउंड माइंड के लिए. तो इफ अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड द कोर्ट कैन डिसॉल्व द फर्म अपॉन अ सूट बाय एनी अदर पार्टनर. कोई अनसाउंड माइंड हुआ तो दूसरा पार्टनर उसके लिए क्या सूट फाइल कर सकता है और द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द अनसाउंड पार्टनर या तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है मतलब जो उसके बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है नेक्स्ट फ्रेंड जो होगा वो यहाँ पे सूट फाइल करके इसको डिसॉल्व करवा सकता है. व्हाट हैपन इफ अ पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी. ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी को अगर उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया अगर किसी पार्टनर ने तो क्या होगा? तो द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म अंडर सेक्शन 44 क्लॉज ई. तो इस ग्राउंड पे कोर्ट क्या कर सकती है? डिसॉल्व कर सकती है फर्म को. As per section 44 subclause E, if a partner transfer his interest in the firm to a थर्ड पार्टी, उसका जो फर्म में इंटरेस्ट है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ कोर्ट कर देगी कि मतलब एक अनदर जो पार्टनर है उसके सूट फाइल करने पे कोर्ट डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.